नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों के सफ़रनामा में आपके लिए लेकर आई हूँ श्री जी.वी. कृष्णा राव जी की लिखी कहानी राघवलू का प्रस्थान। तो आइए शुरू करते हैं। अरियो, सुनती हो? कहाँ गई? वेंकैया ने आवाज़ दी। जाऊंगी कहाँ, आई। क्या है? लक्षु अम्मा ने पूछा। मवेशी खाने में कोई आया मालूम पड़ता है, जाकर ज़रा देखना तो। अजी अब कौन आएगा, शायद राघवलू आया होगा घास लेकर। अरे पगली, राघवलू तो घर का आदमी है, अगर वे आया होता तो अकेली गाय ही क्यों रंभाने लगती। ज़रा जाकर उधर देख तो सही, पति ने डांटा। दूध का बर्तन वे रसोई घर में छोड़कर आई थी। अगर वे मवेशी खाने में चली जाती तो शायद बिल्ली आकर दूध पी लेती और दूसरे छोटे देर से उसका दामन पकड़कर खाने के लिए मचलने लगता। देख बेटे, जरा मवेशी खाने में जाकर देखना तो कौन आया है, लक्षु अम्मा ने छोटे से कहा, मगर उसने अनसुनी कर दी। चूल्हा जल रहा था। लक्षु अम्मा यह सोचकर रसोई में चली गई कि दूध के बर्तन को चूल्हे पर रख दूं और उसके बाद मवेशी खाने की तरफ चलूं। वेंकैया ने देखा पत्नी काम में लगी हुई है। वह खुद उठा और अपना उपरना कंधे पर डालकर मवेशी खाने की तरफ चल पड़ा। पूरब से सूरज निकल रहा था। सूरज की रोशनी को हथेली की आड़ से बचाते हुए वेंकैया ने आवाज़ दी, कौन है? मैं हूँ मालिक। सिर पर पगड़ी बांधे सामने से एक आदमी आ रहा था। वेंकैया ने गौर से देखकर उसे पहचाना। कौन? पुल्लाए, तू कब आया रे? वेंकैया को देखते ही पुल्लाए ने पगड़ी उतार दी और पैलागन की और कहा, मालिक मैं अभी अभी आ रहा हूँ। घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सरकार, आपकी मेहरबानी से सब कुछ ठीक है। क्यों रे, बड़े लंबे अरसे बाद तुझे हमारी याद आई? अरे कम बखत, कम से कम अपने बच्चे को तो देख जाता। इन 2 सालों में तू एक बार भी ना आया। बच्चों को पैदा करके दुनिया में छोड़ देने मात्र से ही तेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। ऐसे तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। जानवर और मनुष्य में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, समझे? वेंकैया पुल्लाए को डांटता जा रहा था, मगर उस डांट डपट के पीछे वात्सल्य है, यह पुल्लाए को मालूम था। इसीलिए वे चुपचाप सुनता रहा। क्या करूं बाबूजी, कई बार कोशिश की आपके यहाँ आने की, मगर बात ऐसी हो गई कि आ ही नहीं सका। एक बार मेरी बीवी बीमार पड़ गई, उसके बाद मैं। उसके कुछ समय बाद मेरे एक बच्चे की तबीयत एकाएक बिगड़ गई थी। फिर खेती बाड़ी के दिन आ जाते हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया, मैं नहीं आ सका। अरे पुल्लाए, तू बड़ा चंट है, बात बनानी खूब आती है तुझे। चाहता तो फुर्सत निकाल कर ज़रूर आ जाता, अगर तुझे अपने बेटे राघवलू पर प्रेम होता। क्यों, ठीक है ना? मगर पुल्लाए ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बात सही थी। जब राघवलू की उम्र 5 साल की भी न थी, पुल्लाए ने उसे वेंकैया के घर नौकर रख दिया था। गांव का एक गरीब, ज़्यादा बाल बच्चों वाला और निम्न वर्ग का आदमी और कर भी क्या सकता है। पिछले 15 साल से राघवलू वेंकैया की देख रेख में पल रहा है। वहाँ रहते रहते राघवलू सब काम सीख गया। हल जोतना, खेत भरना, बैलों को साना पानी करना, खेत से घास और पुआल ले आना। घर में वे इतना हिल मिल गया कि जैसे घर का ही कोई आदमी है। लक्षु अम्मा भी उसे बहुत चाहती है। यही वजह थी कि कभी उनका घर छोड़ के जाने की उसने बात तक नहीं की। पुल्लाए जब गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने वाला था, तब भी राघवलू ने अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वेंकैया के स्नेह ने उसे बांध लिया था। उस घर में कभी किसी ने उसे गाली नहीं दी, किसी ने कुत्ता सूअर नहीं कहा, किसी ने कान नहीं उमेठे। सब ने उसे मीठी निगाहों से देखा। पुल्लाए साल में एक बार आकर राघवलू के माहवार का पैसा, जो कुछ मिलने वाला होता, हिसाब देखकर ले जाता और चला जाता। ऐसी हालत में अगर राघवलू में अपने बाप के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं।
लक्षुवम्मा माँ होने की वजह से साल में एक बार 4 दिन के लिए राघवलू को ज़बरदस्ती उसके माँ बाप के यहाँ भेज दिया करती थी। अरे ओ सुनती हो, राघवलू का बाप आया है, वे बड़ा लोटा लाकर दे दे, मुंह धो लेगा। वेंकैया ने पत्नी को आवाज़ दी। मालिक, आप कमज़ोर मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है? पुल्लाय ने वेंकैया के मुंह की ओर देखते हुए कहा। उम्र का तकाजा है और कुछ नहीं, कहते हुए वेंकैया मवेशी खाने के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। लक्षु अम्मा हाथ में लोटा लेकर बाहर आई और पुल्लाय के पास रखते हुए बोली, क्यों रे, मुद्दत के बाद हमारी याद आई? खैर, आप तो आ गए हो। रस्सी कुएं के पास है, पानी खींचकर हाथ मुंह धो ले। लक्षु अम्मा का यूं खाली लोटा लाकर दे देना उन लोगों को कुछ अजीब सा लगेगा जो किसानों के परिवार को नज़दीक से नहीं जानते। इसी में अपनेपन की भावना निहित है। लोटा देने मात्र से पुल्लाय इतना खुश हुआ कि कहा नहीं जा सकता। राघवलू से मिला? लक्षु अम्मा ने पूछा। हाँ मालकिन, रास्ते में खेत हो आया हूँ, वह पुआल का गट्ठर बांध रहा है, तो रास्ते में ही उसको कुछ सिखाना था, सिखा कर आया। वेंकैया ने ताना मारा। आप भी बड़े अजीब हैं, बहुत दिन हो आए थे ना, देखने को जी चाहा होगा, रास्ते में मिल के चला आया तो इसमें क्या बुरा है? लक्षु अम्मा ने पुल्लाय का साथ दिया। तुम शायद नहीं जानती पुल्लाय यहाँ क्यों आया है। वे ना हमें देखने के लिए आया है, ना अपने बेटे से मिलने। तो फिर क्यों आया है भला? हाँ हाँ, मालकिन ने अच्छा सवाल किया। पुल्लाय हंसने लगा। बताता हूँ। वेंकैया ने पुल्लाय की तरफ घूमकर कहा, क्योंकि तू साल के बीच में आया तो मुझे शक हो गया। मैं जानता हूँ, साल के शुरू में पूर्णिमा के दिन तो निश्चित रूप से आता है। अब बीच में कैसे आ टपका? शायद उसे अब फुर्सत मिली होगी, लक्षुवम्मा ने कहा। अरे रहने दे, ज़्यादा अक्लमंदी ना बघार, बीच में बोलती है। नहीं, आप ही बड़े अक्लमंद सही। बस, पुल्लाय की तरफ घूमकर लक्षु अम्मा ने कहा। अरे तू जा, हाथ मुंह तो धो ले। इतने में मवेशी खाने की गाय एक साथ रंभाने लगी। धौरा बैल खूंटे के पास ही अपने अगले खुरों से ज़मीन को खरोचते हुए फुफकारने लगा। सोकना बैल जो लेटे लेटे पागुर कर रहा था, एकदम उठकर खड़ा हो गया और पिछवाड़े के दरवाजे की तरफ देखने लगा। छोटी बाछी अपने चारों पैरों को एक साथ जमीन से उठाकर चौकड़ियाँ भरने लगी और सिर पर पुआल का गट्ठर रखे आने वाले 2 जनों के सामने जाकर खड़ी हुई और पहले वाले गट्ठर को सूंघकर दूसरे वाले के पास पहुंच गई। दूसरा गट्ठर राघवलू का था। हाथ मुंह धोते हुए पुल्लाय यह सब देखता रहा। घर के बछड़े से लेकर मालिक तक सब उसको बहुत चाहते हैं। ऐसे नौकर को कौन हाथ से जाने देगा? पुल्लाय ने अपने मन में सोचा। अरे हट जा, अरे मेरी धोती तो छोड़ धोती, मुझे क्यों खींच रहा है? राघवलू बड़े प्रेम से धमकाने लगा बछड़े को, जो उसकी धोती पकड़कर खींच रहा था। उसने धोती तो छोड़ दी, मगर उसके चारों ओर उछल कूद करता रहा। यह देख वेंकैया ने अपने छोटे लड़के को आवाज़ दी। अरे चिट्टाडू, तुम्हारी नौचा बाछी पुत के जा रही है, संभालो उसे। चिट्टाडू अपनी माँ का आंचल छोड़कर एक छलांग में अपने पिता के पास पहुँच गया। वो देखो, राघवलू के पीछे पड़ा हुआ है, ले जाकर उसे खूंटे में बांध दे। चिट्टाडू दौड़कर बाछी के पास गया और उसके गले की रस्सी को पकड़कर खींचने लगा, मगर वह टस से मस न हुई। राघवलू की धोती मुंह में दबाकर चबाने लगी। राघवलू ने फिर उसे डांट लगाई। चिट्टाडू ने जोर लगाया, तब जाकर उसने राघवलू को छोड़ दिया। छोटे मालिक और राघवलू दोनों ने घास के गट्ठे मवेशी खाने के एक कोने में डाल दिए। फिर दोनों ने मिलकर उसे सहेज कर रख दिया। सूखे पटसन के गट्टे कोठे में डालने को छोटे मालिक से कहकर राघवलू वेंकैया के पास चला आया। क्यों रे, आज तूने बड़ी देर लगा दी? मवेशी खाने के बाजू में चबूतरे पर बैठे हुए मालिक ने पूछा। क्या करूं मालिक, पुआल खींचते खींचते ये वक्त हो गया। मैंने आपको
पुआल का अटाला गिराने को कहा था मगर आप नहीं माने। हाँ बापू, एक तिनका और जोर लगाए बगैर नहीं आ रहा, अटाले को गिरा देना ही ठीक होगा। अच्छा रे राघवलू, ये काम मैं कल कर दूंगा, छोटे मालिक ने कहा। कल नहीं छोटे बाबू, 2-1 दिन और ठहरना अच्छा है, क्योंकि पानी पड़ने का अंदेशा है, राघवलू ने कहा। वेंकैया को राघवलू की अक्लमंदी पर बड़ी खुशी हुई। क्यों रे राघवाए, तेरा बाप आया है रे तुझे देखने, मकान के अंदर से बाहर आते हुए लच्छू अम्मा ने कहा। आया तो क्या हुआ माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले आप मुझे खाना खिलाइए, फिर मुझे खेत जाना है जोतने। इस साल हम पिछड़ गए हैं, दूसरे लोगों ने तो जोतने का काम भी शुरू कर दिया है, राघवलू ने कहा। 2 साल के बाद आया है रे तेरा बाप, बात तो कर ले, लच्छू अम्मा ने फिर कहा। क्या हुआ भाई जी, 2 साल बाद आए हैं तो आया तो देख कर चला जाएगा, उसने छोटे मालिक की तरफ घूमकर कहा। तुम जल्दी खाना खाकर गाय भैंसों को खोल देना। सुन बेटे, इधर आ तो, उसके बाप पुल्लाए ने पुकारा। राघवलू ने उसकी बात सुनी मगर अनसुनी करके मकान के अंदर चला गया। तेरा बाप तुझे बुला रहा है रे, वेंकैया ने उसे टोका। राघवलू मालिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। पुल्लाए भी चबूतरे के पास आ गया। तेरा बाप तुझसे कुछ बात करना चाहता है, मालिक ने कहा। मुझसे क्या बात करेंगे बाबूजी, जो कुछ बोलना सुनना है आप दोनों के बीच हो जाए तो ठीक है। मालिक सुन रहे हैं इसकी बातें, बड़ा ओछा हो गया है। आप दोनों बड़े हैं, बीच में मेरा क्या है, मुझे देर हो रही है, खाना खाकर हल चलाने खेत में जाना है। बाप के बुलाने पर भी अनसुनी कर राघवलू मकान के अंदर जाने लगा। अरे राघवाए, दोहरा बैल का ज़रा ध्यान रखना, जुआ अभी अभी पड़ा है ना, कुछ मचलने लग जाएगा, मालिक ने आवाज़ देकर कहा। मालिक, नालों में पानी आने वाला है, 7 एकड़ की ऊंची ज़मीन की जुताई का काम तो अभी अधूरा पड़ा है, किसी दूसरे की मदद लेनी होगी, हमारी इस जोड़ी से काम नहीं चलने का, राघवलू ने कहा। जब होगा होगा, फिक्र करने से क्या होता है, देख लेंगे, पहले ये काम तो पूरा हो जाए, मालिक ने कहा। लड़का ज़रा तेज़ मिजाज हो गया मालूम पड़ता है, पुल्लाए ने अपने बेटे के चले जाने पर मालिक से कहा। नहीं नहीं, यह बड़ा काम का पक्का है, चल अब तू भी खाना खा ले, जल्दी क्या है, बात कर लेंगे। खाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। वेंकैया पूरब वाले कमरे में एक तख्ते पर उतान लेटकर अपने इत्मीनान से चुरुट पीने लगे। नीचे पड़े तंबाकू के एक टुकड़े को पुल्लाए ने अपने मुंह में डाला तो वेंकैया ने कहा, अरे ये क्या, एक सींका मैं दे देता। नहीं मालिक, चबाने के लिए ठीक है, मुझे ये तंबाकू की लत ऐसी है कि एक बार मुंह को लग जाने पर छूटने का नाम नहीं लेती। घर का काम काज पूरा करके लच्छू अम्मा भी वहाँ आकर बैठ गई। देखिए मालिक, पुल्लाए बीच में ही रुक गया। हाँ बोलो, क्या बात है, वेंकैया ने आग्रह के साथ पूछा। पुल्लाए दुविधा में पड़ गया कि बात कहूँ या नहीं। अरे बोलो ना, क्यों गिग्गी बन गई रे तेरी, कुछ बोलना हो तो बोल, मालिक ने पुल्लाए की तरफ देखा। मालिक, बात यह है कि मैं इस साल बचवे की शादी करना चाहता हूँ। शौक से, नेकी और पूछ पूछ, कहीं लड़की देखी है, लच्छू अम्मा ने स्नेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा। अभी नहीं देखी मालकिन। तो अब तू कहना क्या चाहता है, मालिक ने पूछा। बात यह है सरकार कि अगर लड़की वालों को ये मालूम हो जाएगा कि लड़का कमाऊ है तो वो कतार में खड़े हो जाएंगे। तो क्या राघवलू कमाऊ नहीं है? वह तो कमाऊ ही नहीं बल्कि बड़ा मेहनती है, धिचिर पिचिर का काम नहीं करता, चट से कहा पट से काम हो गया। अपना लड़का हीरा समझो, हीरा, ऐसा वैसा नहीं। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ राघवलू हीरा है, हीरा, मगर उसमें बीवी को खिलाने पिलाने की सामर्थ्य भी तो हो। 50 रुपये में उसका गुजारा कैसे होगा मालिक? लोग बाग पूछते हैं लड़के का माहवार कितना मिल रहा है। पुल्लाए, मैं तेरा मतलब समझ गया,
तू चाहता है कि मैं पगार बढ़ा दूं, नहीं तो तू उसे ले जाएगा, यही ना? मालिक ने पूछा। हाँ सरकार, आप तो सब जानते हैं, हमारे सुख दुख आपसे छिपे थोड़ी ही हैं। तो अपने लड़के की शादी करना चाहता है, यही है ना असल बात? असल बात तो सरकार, पुल्लाए बीच में ही रुक गया। हाँ बोल, रुक क्यों गया? तो कहना क्या चाहता है? चुरुट का धुआं उड़ाते हुए वेंकैया ने पूछा। बात यह है मालिक, हमारे गांव के रईस रमैया जी राघवलू को नौकर रखना चाहते हैं। तो ठीक है, अपने बेटे को वहीं रख देना, मुंह की थूक जोर से थूकते हुए वेंकैया ने कहा। रमैया साहब पगार 75 रुपये और 2 जोड़ी कपड़े देना चाहते हैं। पुल्लाए ने असल रहस्य खोल दिया। क्या कहा? 75 रुपये? लक्षु अम्मा ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ मालकिन, ये बात सच्ची है, झूठ मैं आपसे क्यों बोलूं? यहाँ तक मालकिन कि वे रुपया लाकर मेरे हाथ में ज़बरदस्ती रखने लगे, मगर मैंने लिए नहीं। उनसे यही कहा कि मालिक से सलाह मशवरा करूँगा। लक्षु अम्मा चुप हो गई। पुल्लाए, मैं नहीं चाहता कि तुझे 25 रुपये का नुकसान हो। अपने बेटे को तू साथ ले जा, उन्हीं के यहाँ रख दे। हाँ, मेरा भी बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। जितना पैसा हुआ है ले जाना, हिसाब कल सुबह देख लेंगे। आग बुझ गई तो चुरुट को दूर फेंकते हुए वेंकैया ने कहा, आप मालिक लोग हैं, हम लोगों को तो आपका ही सहारा है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। मैं खूब सोच चुका हूँ पुल्लाए, मेरी अब उतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं सच कह रहा हूँ, पुल्लाए को तो तू ले जा। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। राघवलू को रखने की जो बातचीत चल रही थी वह सब लक्षु अम्मा भी सुन रही थी। उनसे न रहा गया, उसकी आंखें भर आईं। पिछले 15 साल से वह इस घर में रहता आया है, उसको कभी अलग नहीं समझा, और वह भी घर के काम को इतनी खूबी से करता कि कभी कोई बात कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी थी। ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा? 25 न सही 10-12 रुपये और अधिक देकर उसको यहीं रख लेते, लक्षु अम्मा ने सोचा। एक क्षण के बाद लक्षु अम्मा ने फिर सोचा, क्या उसके पति को ये बात मालूम नहीं कि राघवलू में कितनी नेकी है और उनके यहाँ रहने पर कितना काम हो जाता है? ये जानते हुए भी राघवलू को वो भेज देने को उतारू हो गए हैं। शायद कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। ऐसी हालत में पति से कुछ कहना भी मुनासिब ना होगा। तो सरकार, आपका यही निर्णय है? पुल्लाए ने कुछ आगे पीछे करते हुए कहा। हाँ, मेरा यही आखिरी निर्णय है। मैं मजबूर हूँ पुल्लाए, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। जब आपका ये निर्णय है तो मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। एक विनती है आपसे मालिक। बोल, क्या है? ज़रा आप उसे समझा बुझा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। राघवाय को? तूने उससे कुछ नहीं कहा? जी, मैं बोला तो था, मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जब तक आप उसे चले जाने को न कहेंगे वह यहाँ से न जाएगा। उसका ऐसा रुख है सरकार। जब खुद उसको तेरे साथ जाना पसंद नहीं तो मेरे कहने से क्या मान जाएगा? ज़रूर मान जाएगा। आपकी बात की वह बहुत कदर करता है। देखता हूँ, रात को जब खेत से लौटता है तो बात चलाऊँगा। कहते हुए वेंकैया तखत से उठे और चप्पल पहनकर खेत की तरफ चल पड़े। रोज की तरह राघवलू कुछ अंधेरा हो जाने के बाद खेत से लौटा, बैलों को हाँकते हुए। बैलों के कंधे से हल को खोल दिया, बैलों को खूंटे से बांध दिया और उनके सामने घास वगैरह डालकर घर के पिछवाड़े में गया और कुएं के पास हाथ पैर धो लिए। फिर खाना खाया। तब तक घर के सब लोग खा चुके थे। मकान के बाहर चबूतरे पर बैठा वेंकैया चुरुट पी रहा था। पुल्लाए भी वहीं बाजू में खड़ा था। गाय भैंसों को चारा पानी देने वाले पुल्लाए को बुलाया गया। क्यों रे राघवाए, तूने अपने बाप से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है? मालिक ने बड़ी रुचि से चुरुट का धुआं छोड़ते हुए पूछा। राघवलू ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया।
इतने में चिट्टाडू वहाँ आकर पिता की गोद में बैठ गया। तूने अपने बाप को क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब दूँ मालिक, आप तो बुज़ुर्ग हैं, जैसा आप कहें। राघवलू ने बड़ी गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। अच्छा, जैसा मैं कहूँ? बाप बेटे दोनों मान जाने को तैयार हो? जी मालिक, राघवलू ने कहा। आप कुछ कहें और हम ना माने, ये कैसे हो सकता है मालिक? पुल्लाई ने कहा। राघवाय, सुना है तुझे 75 रुपये मिलने वाला है तेरे गांव के रईस के यहाँ। सचमुच यह बड़ी अच्छी रकम है। अब कहना क्या चाहते हैं मालिक? राघवलू ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो यही कहूँगा कि तुझे 4 पैसे ज़्यादा मिले। मैं तेरा सुख चाहता हूँ राघवाय, इसके सिवा और कुछ नहीं। मगर मैंने सोचा आपने मेरी शादी के मामले में कुछ सलाह मशवरा देने के लिए मुझे बुलाया है। राघवलू ने कुछ रोनी सूरत लिए कहा। तेरे बाप का ख्याल है कि अगर तुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो शादी के मामले में आसानी होगी। यह सही भी है, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता और मैं तुझे रोकना भी नहीं चाहता। कल सुबह अपने बाप के साथ चले जाना। पिछले 15 सालों से तू हमारे यहाँ रहता आया है। मैंने कभी तुझ में और चिट्टाडू में कोई फ़र्क नहीं माना, लेकिन फिर भी तेरे बाप से बढ़कर तेरा हित चाहने वाला और कौन हो सकता है? तेरा बाप कह रहा था कि तूने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब मैं तुझसे जाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि तेरा यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं, अथवा तू ये ना समझना कि तेरे प्रति मेरे मन में कोई मैल है। अब मेरी परिस्थितियाँ ठीक नहीं, मैं लाचार हूँ राघवाय। मेरी सामर्थ्य होती तो मुझे कभी नहीं जाने देता। लाचारी है, कल सुबह चले जाना। वेंकैया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। तब तक हाथ की चुरुट की आग भी बुझ गई थी, फिर भी वेंकैया उसे हाथ में लिए था। बापू, राघवाय कहाँ जाएगा? चिट्टाडू ने अपने पिता से प्रश्न किया। अपने घर। उसका घर तो यही है ना? नहीं बेटे, उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। क्यों रे राघवाय, तू अपने घर क्यों जा रहा है? पापी ने तुझे मारा है क्या? मालिक को छोड़ सब लोग ज़ोर से हंस पड़े। वह अपनी माँ के पास जा रहा है, पिता ने कहा। फिर कब आएगा? वह फिर नहीं आएगा, वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहा है। छोटे मालिक ने अपने भैया को समझा दिया। मैं जाने नहीं दूंगा राघवाय को, वह मेरा दोस्त है। कहते हुए चिट्टाडू अपने पिता की गोद से उतरकर राघवाय के पास गया और उसके गले से लगकर चिपक गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता चिट्टाडू, तू जा, सो जा, राघवलू ने कहा। नहीं नहीं, तू मुझे धोखा देना चाहता है। मैं सो जाऊंगा तो तू चला जाएगा। आज तो मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। चिट्टाडू ऊँ आ करके मचलने लगा। नहीं बेटे, तू अंदर जाके सो जा, पिता ने कहा। नहीं बापू, आज तो मैं राघवाय को छोड़ूंगा ही नहीं। राघवलू चिट्टाडू को गोद में लिए मवाशी खाने की तरफ चला गया। अरे बेटे, तू अपनी माँ से कह दे कि वह चिट्टाडू को अंदर ले जाए, वेंकैया ने अपने बड़े बेटे से कहा। क्या हुक्म है मालिक? पुल्लाई ने पूछा। बता दिया ना, कल सुबह अपने बेटे के साथ लेकर चले जाना। मैंने पूरा हिसाब देखकर पैसा मालकिन को दे दिया है, ले लेना, समझे? हाँ, रात बहुत हो गई है, तू जाके सो जा, चटाई ले लेना ओसरे से। वेंकैया मकान के अंदर चले गए और अपनी खाट पर लेट गए। रसोई घर में कामकाज से निपटकर लक्ष्मी अम्मा छोटी लालटेन हाथ में लिए पिछवाड़े के दरवाज़ा बंद करने गई। ओसरे में राघवलू के बगल में सो रहे चिट्टाडू को उठाकर उन्होंने अपनी खाट पर लिटा लिया। बड़े लड़के के सिरहाने पर तकिया ठीक किया और नीचे पड़ी हुई चादर उसे उड़ा दी। लालटेन की बत्ती कम कर कर एक जगह रख दी। फिर जाकर वह अपनी खाट पर बैठ गई। लक्ष्मी अम्मा ने देखा उसके पति छोटे बच्चे की तरह रह रहकर इधर उधर करवटें बदल रहे हैं। अभी आप सोई नहीं क्या? लक्ष्मी अम्मा ने पति से प्रश्न किया। कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर नींद नहीं आ रही, पति ने दूसरी करवट लेते हुए उत्तर दिया। आपने राघवलू को कुछ कहा था क्या? क्यों?
मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था। हाँ, सिर्फ इतना बोल दिया था कि वह अपने बाप के साथ चला जाए। क्या करूं, लाचारी है। राघवलू बड़ा नेक और वफादार नौकर है। हाँ, मैं भी मानता हूँ, वह बहुत अच्छा है। हमारे पड़ोसी सीतारामैया जी का जो नौकर है वह बड़ा ही निठल्ला है, कामचोर और पेटू है, कुछ काम नहीं करता। उनकी पत्नी हमेशा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। उसकी तुलना में तो राघवलू हीरा है, हीरा। 75 रुपया उसको देना शायद कुछ ज़्यादा नहीं हो। अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उसे हर महीना 25 रुपया ज़्यादा दे सकूं। 25 रुपये के हिसाब से साल में कितना देना पड़ेगा? 300 रुपये। तुम्हें शायद याद ही होगा, मैंने जमाई को 5,000 का प्रॉमिसरी नोट लिख कर दिया था। मवेशी खाना बनाने के लिए 1,000 रुपया सूद पर लाया था गांव के कोठीवाल से। हर साल सूद बढ़ता जा रहा है। इन दिनों मुझे बड़ी फिक्र है कि ये रुपया कब तक चुकता हो पाएगा। जब तक कर्ज का बोझ नहीं उतरेगा तब तक मैं दूसरे बोझ को अपने सिर पर नहीं डालना चाहता। वेंकैया ने अपनी अंदरूनी हालत का पूरा ब्यौरा अपनी पत्नी को दे दिया। तब जाकर लक्ष्मीअम्मा को पता चला कि राघवालू को अपने पास ज़्यादा पैसा देकर रखने में पति क्यों आनाकानी कर रहे हैं। तकिए पर सिर गाल हथेली पर रखे लक्ष्मीअम्मा लेट गई। दिन भर के काम काज से थकित होने की वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई, मगर वेंकैया की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था वेंकैया को कि अपनी खोपड़ी के भीतर मानो कोई फर्क ही भून रहा है। उसके मन और मस्तिष्क पर मानो किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। एक अजीब सी घुटन, अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। काफ़ी रात बीतने आई पर नींद का नाम नहीं। उसके आगे अंधेरा सा छाने लगा और अंधेरे में उसके सामने कई आकृतियाँ उभरने लगीं। प्रॉमिसरी नोट हाथ में लिए, चांदी का चश्मा पहने समधी की आकृति, गांव के महाजन की आकृति, और ये दोनों आकृतियाँ बार बार मिलजुल कर उसके सामने नाचने लगती, फिर अलग हो जाती। बुरा ना मानना, पैसों की बड़ी ज़रूरत है। फाल्गुन में प्रॉमिसरी नोट की मियाद पूरी होने वाली है। तब तक रुपयों का बंदोबस्त कर देना। आपकी टाल मटोल नहीं चलेगा। यह समधी की आवाज़ थी। हाँ भाई वेंकैया, कब तक अदा करोगे 1,000 रुपये की रकम? सूद भी 600 तक बढ़ गया है। जैसे भी हो अगले महीने पूरी रकम तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, गांव का महाजन कह रहा था। वेंकैया दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गए, फिर भी चैन नहीं। रह रहकर वही दो आकृतियाँ उनके सामने उभरने लगी। उनकी ही बातें मन को झकझोरने लगी। रात भर वह खीज और लाचारी के मारे कबाब की तरह सिकते रहे। आधी रात के वक्त वह उठकर बैठ गए। आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। सामने लालटेन मात्र जल रही थी। रोशनी देखकर उनको थोड़ी सांत्वना सी मिली, मगर वह भी अधिक देर नहीं रही। खाट पर बैठे बैठे वेंकैया फिर भी न जाने क्या क्या सोचते रहे। जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, दूसरे के सोने को मिट्टी समझा, पराये धन की आकांक्षा कभी नहीं की। भगवान ने जो दिया उसी में संतुष्ट रहा। जिसने उसका भला किया उसका भी भला किया, और जिसने उसका बुरा किया उसका भी भला किया। दहेज के पैसों के बदले में खेत लिखकर उसने अपने समधी को बहुत आग्रह किया था, मगर देखते ही देखते खेत किसी के हवाले करना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने कागज़ पर लिख कर दिया था। आज वे तगादा करने पर उतारू हो आए हैं। ज़माना कितना बदल गया है। रिश्ते नातों का भी ख्याल करना छोड़ दिया लोगों ने। ऐसी हालत में गांव के महाजन को कुछ कहना फिजूल है। अगर धान का दाम इतना नहीं गिरता तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। 2 साल के अंदर सारा कर्ज चुकता कर देता। अब क्या किया जाए? ऋण के इस भार से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो क्या ज़मीन बेच दूं? अगर ज़मीन बेच दी तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? वह क्या करेगा? बच्चों का क्या होगा? गांव के लोगों के आगे हमेशा यही कहते सुना कि वेंकैया भारी मोतबर है। अगर ज़मीन जायदाद बेच डाले तो क्या ये लोग कहेंगे, बड़ा गरीब हो गया बेचारा,
कॉल पर खेत लिया तो ठीक रहेगा, मगर जग हंसाई का क्या होगा? अगर उसका ख्याल भी छोड़ दिया जाए तो कॉल से कुछ भी नहीं बचता। कॉल का खेत करने के लिए एड़ी का पसीना चोटी तक बहाना पड़ता है। क्या उसमें उतनी शक्ति है? इतने दिनों तक एक इज्जतदार किसान की तरह ज़िंदगी बसर करके एक मज़दूर की तरह जीवन यापन करना उसके लिए संभव होगा? बिरादरी वालों में कितनी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी बसर करने की बजाय खुदकुशी कर लेना ही कहीं बेहतर होगा। मगर इससे समस्या का हल तो नहीं होगा। बीवी बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इससे और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। वेंकैया बैठे बैठे बहुत देर तक यही सब सोचता रहा। भावों का आवेग इतना बढ़ गया कि आगे का मार्ग सोचने का सामर्थ्य उसके दिमाग में नहीं रह गया। वे फिर लेट गया। पता नहीं कब उसको झपकी आ गई। पाँव फटने को थी। पुल्लाए घबराते हुए वेंकैया के पास आकर कहने लगा, मालिक गजब हो गया। वेंकैया हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या है? वेंकैया ने नींद भरे स्वर में ही पूछा, गमछे से हाथ मुंह पोंछते हुए। राघवलू नहीं दिख रहा। सब जगह ढूंढा मगर वह दिख ही नहीं रहा सरकार। वेंकैया कुछ नहीं बोले। खाट पर पलथी मारकर वैसे ही बैठे रहे। मालिक का चेहरा देखकर पुल्लाए को कुछ और कहने का साहस नहीं हुआ। वह फिर दबे पांव अंदर चला गया। लक्ष्मी अम्मा ने रात में पति को दिए हुए रुपए पुल्लाए के हाथ में दे दिए। तू राघवाय की चिंता ना कर। लक्ष्मी अम्मा ने पुल्लाए को आश्वासन देते हुए उसे विदा कर दिया। उस दिन करीब 12-1 बजे राघवलू लालटेन हाथ में लिए घर लौटा। सबसे पहले राघवाय को चिट्टाडू ने देखा। राघवाय आ गया, राघवाय आ गया कहकर घर के सभी लोगों को उसने आने की सूचना दे दी। राघवलू ने एक ताड़ का फल चिट्टाडू के हाथ में थमा दिया। उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। वह हमेशा खेत से कुछ न कुछ लाकर देता था उसे। राघवलू लालटेन ओसरे के कोने की खूंटी पर लटकाकर पिछवाड़े के कुएं के पास गया। घड़े से पानी खींचकर हाथ मुंह धोने लगा। क्यों रे, कहाँ गया था? लक्ष्मी अम्मा ने रसोई घर से बाहर आकर पूछा। खेत गया था माई जी, धान के पौधों वाली क्यारी में पानी देने। रात को नहीं जाता तो पानी मिलने की गुंजाइश नहीं थी मालकिन। बड़ी होड़ लगी हुई थी। खखार कर गला साफ करते हुए राघवलू ने जवाब दिया। अरे भोंदू कहीं का, तेरा बुढ़ऊ बाप उतनी दूर से आया और तू उससे कन्नी काट कर चला गया। थोड़ी देर तक दोनों ओर चुप्पी। माए जी, आप जो भी कहें सुनने को तैयार हूँ। मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि आपने मुझे कभी गैर नहीं समझा, मगर मेरा बाप जो है पिछले कई सालों से मुझे अपने से दूर रखता आया है। मेरा कुशल क्षेम पूछने की गरज से कभी नहीं आया। कभी आया तो मेरा रुपया लेने के लिए आया। कभी मैं बीमार पड़ा या कुछ हुआ तो आप लोगों ने मेरी देखभाल की माँ बाप की तरह। मैं सब समझता हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ माई जी। राघवलू एक सांस में बोल गया। आखिर वह तेरा बाप भी तो है, कोई गैर नहीं, तेरी भलाई चाहता है। नहीं नहीं, उसको मेरी भलाई की कोई चिंता नहीं, मेरी कमाई की चिंता है। उसको पैसा चाहिए, पैसा, आदमी नहीं। अगर मेरी भलाई की चिंता है तो हर साल यहाँ से जो पैसा जाता है उसका हिसाब बताए। ये नहीं बताएंगे। उनकी नीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ माई जी। नहीं रे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ हो जाता है कि बाप की मदद करें, उनका सहारा बने। आपका कहना ठीक है माई जी, मगर मुझे किसने बड़ा किया? मेरे बाप ने? नहीं, मुझे खाना कपड़ा देकर बड़ा किया आप लोगों ने। काम सिखाया आप लोगों ने। आदमी बनाया आप लोगों ने, मेरे बाप ने नहीं। लच्छू अम्मा उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई। उसको कोई उत्तर नहीं सूझा। उसके सामने वे हार मान गई। तू तो ठीक ही कहता है, फिर भी खेत जाने से पहले अपने बाप से मिलकर जाता तो कितना अच्छा होता। वे क्या समझेगा? समझेगा कि हमने तुझे पट्टी पढ़ाई है। पट्टी पढ़ाने जैसी इसमें कौन सी बात है? क्या मैं बच्चा हूँ? मैंने उनसे साफ कह दिया था कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे कोई 75 दे चाहे 100। मुझे ब्याह भी नहीं करना।
धोती के पल्ले से अपना मुंह पोंछते हुए राघवलू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, अच्छी बात है, जो होना है सो होगा। चल अब खाना खा ले। लच्छू अम्मा राघवलू को खाना परोसने के लिए रसोई घर की तरफ चली गई। राघवलू खाना खाकर फिर खेत चला गया। गाय भैंसों को साना पानी देना, बैलों को तरीके से खिलाना पिलाना, खेत में हल जोतना, मेड़बंदी करके पानी देना, फिर उसके बाद खेतों में निगरानी, ये सब काम राघवलू इतना मन लगाकर करता था कि लक्षू अम्मा और वेंकैया दोनों दंग रह जाते। वेंकैया के बड़े लड़के को खुद राघवलू हिदायतें देता कि अमुक काम करो, अमुक काम मत करो। गांव के किसान राघवलू की बड़ी तारीफ करते, गांव भर में मिसाल के तौर पर उसका नाम लेते। समय बीतता गया, बरसात का मौसम शुरू हो गया। इस मौसम में खेती का काम बहुत कम रह जाता है। इस मौसम में राघवलू हर साल पशुओं के लिए तरह तरह के पगहे तैयार करने में लग जाता। मवेशी खाने में बैठकर एक तरफ पशुओं को साना पानी देता रहता और दूसरी तरफ साल भर के लिए काम आने वाले पगहे तैयार करने में लग जाता। उसकी खास दिलचस्पी बैलों में थी, इसीलिए बैलों को बहुत साफ रखता। वह अपने बैलों के गले में डालने के लिए तरह तरह की चीज़ें तैयार करता, सींगों का श्रृंगार करता। कभी कभी वह सोचने लगता, यह सब वह क्यों कर रहा है? इस घर से उसे इतना मोह क्यों हो गया? ये बैल अपने नहीं, ये गाय भैंस अपनी नहीं, वे खेतों में लहलहाने वाले धान के पौधे, कुछ भी अपना नहीं है। इस घर से इतनी ममता उसे क्यों है? पर नहीं, बचपन से वह यहाँ रहता आया है, यहाँ पला है, इस घर का नमक खाया है, इसीलिए ये घर उसका है। गाय भैंसें बैल और खेत सब उसके हैं। फिर सोचने लगता, अगर ऐसी बात है तो मालिक ने उसके बाप से ऐसा क्यों कहा कि ले जाए उसे? मुझे निभाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। नहीं नहीं, मालिक उसे नहीं जाने देंगे, वह उनके लिए भार स्वरूप नहीं है। राघवलू का भोला भाला मन जाने क्या क्या सोचने लगता। उसे इस बात का गर्व है कि इस साल अपने मालिक के खेत में 1 एकड़ में पीछे 3 बोरे का धान हुआ, और वह भी उसकी मेहनत की बदौलत। उसे इस बात पर भी गर्व है कि मालिक के बैलों की बराबरी करने वाले सुंदर और मोटे ताजे बैल गांव भर में क्या, आसपास के 4-5 गांवों में भी नहीं है। उसकी आकांक्षा है कि उसका मालिक माला माल हो जाए, खेती अच्छी हो जाए, घर धान से भर जाए, किसी वस्तु की कमी ना हो, मोतबर किसानों में उनकी गिनती हो। पता नहीं इतनी ममता उस घर के साथ उसे क्यों हो गई? इससे उसको क्या मिलने वाला है? इसका समाधान शायद बड़े बड़े तत्वज्ञानी ही दे सकेंगे। बरसात के मौसम के साथ ही वेंकैया के बुरे दिन आरंभ हुए। उनके समधी ने वकील द्वारा नोटिस भिजवाया कि दहेज की पूरी रकम मिलाकर 6,800 रुपये फ़ौरन अदा कर दी जाए। उसके थोड़े दिन बाद ही गांव के महाजन ने खबर भिजवाई कि 1,600 रुपये उसे 1 महीने के अंदर ही अंदर मिल जाने चाहिए। लक्षू अम्मा समय समय पर गांव के पंसारी की दुकान से कुछ चीज़ें मंगवाती रही थी। अब वहां का हिसाब 75 रुपये तक बढ़ गया था। दुकान के मनिये ने आदमी भेजना शुरू कर दिया। उसका आदमी रोज़ आता और आंगन में बैठा रहता और सबके सामने कहने लगता, हिसाब चुकता कर दो वरना मैं यहाँ डटा रहूँगा। जैसे तैसे मना कर उसे भेज देती। अब उसे खाने पीने में अरुचि होने लगी, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। वेंकैया की स्थिति ऐसी हो गई कि उसका मस्तिष्क एक अजीब तनाव का अनुभव करने लगता, सांस घुटने सी लगती, मन कलपने लगता। मानसिक आकुलता के कारण न दिन में चैन मिलता न रात में। आधी रात को अचानक नींद खुल जाती तो आंखों के सामने ऋणदाताओं की आकृतियां ही उभरने लग जाती। अपनी मानसिक आकुलता से छुटकारा पाने के लिए वेंकैया के पास एक ही उपाय रह गया था, और वह था अपनी ज़मीन बेचकर कर्ज चुका देना। अगर 3 साल पहले बेच दी होती तो 1 एकड़ के पीछे 5,000 रुपये मिलने की संभावना थी, मगर अब जबकि उसे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, खेतों के दाम बहुत गिर गए हैं। वेंकैया ने एकाएक अपनी 8 एकड़ उर्वर ज़मीन 8,000 रुपये में
सरैया को बेच दी और यह बात उसने किसी को जानने का मौका भी न दिया। और 200 मन का धान 400 रुपये में बेच दिया, यह भी किसी को पता न चला। इतना सब कुछ बेचने के बाद भी 600 रुपये कम पड़ गए। उसने निश्चय किया कि जैसे भी हो उसे इसे अदा कर देना चाहिए। एक दिन बातों के दौरान वेंकैया ने अपनी पत्नी के सामने प्रस्ताव रखा कि बैल और गाय भैंसों को बेच दिया जाए तो कैसा रहेगा। झट से लक्ष्मी अम्मा ने कहा, कल के दिन शायद आप मुझसे पूछेंगे कि बीवी बच्चों को बेच दिया जाए तो कैसा रहेगा। जग हंसाई हो जाएगी, बिरादरी में नाक कट जाएगी, लोग बाग हमें चीथड़ों की तरह अलग फेंक देंगे। यह ठीक है, मैं भी जानता हूँ, मगर कर्ज का बोझ जो मेरे सिर पर है, मुझे हर दम ऐसा लगता है कि कोई मेरे मन को आरे से चीर चीर कर छितरा देता है। यह मुझसे नहीं सहा जाता। अगली फसल आने तक तो सहन कर लीजिए, धान खलिहानों में बेच सकते हैं, उतनी जल्दी तो है। अगली फसल और खलिहानों में? हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है। मगर मैंने ज़मीन तो बेच डाली। लक्ष्मी अम्मा को एकदम काठ मार गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा न रुकी। पुरखों की ज़मीन आपने बेच डाली? आपको अगर ऐसा ही करना था तो ये काम आपको 3 साल पहले करना चाहिए था। छलछलाए हुई आंखों से सिसकियों से भरे कंठ से लक्ष्मी अम्मा ने कहा, मुझे क्या पता था कि कर्जदार यूं तगाता करने पर उतारू हो जाएंगे। खैर, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, यह सब हमारी बदनसीबी है। लक्ष्मी अम्मा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। उसका स्वर दर्द में डूबा हुआ था। वेंकैया ने अपनी इस हीन स्थिति का पूरा उत्तरदायित्व भाग्य पर छोड़ दिया। सोचा, भाग्य में जो लिखा है सो होगा। मानव के हाथ में क्या है, वह एक कठपुतला है। यह सोचकर वह संतुष्ट हो गया। एक तरह से वह निश्चिंत भी हो गया। मगर दुनिया वाले उसे निश्चिंत क्यों बैठने देने लगे। लोगों को मालूम हो गया कि वेंकैया ने अपनी सारी ज़मीन बेचकर कर्जदारों का पैसा अदा कर दिया। इसके पहले लोगों को पता नहीं था कि उसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ था। गांव में चर्चा का विषय बन गया। तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं। ये सब बातें उन लोगों के कान में भी पड़ी जिन्हें वेंकैया की तरफ से कुछ रुपया मिलना बाकी था। उन्होंने खबर भिजवाई कि उन्हें रुपयों की बड़ी आवश्यकता है। ये वे लोग थे जिन्हें कभी वेंकैया ने कई अवसरों पर मदद पहुंचाई थी। आज वे ही लोग उसका पानी उतारने पर उद्यत हो गए। वेंकैया ने उन पर क्रोध नहीं किया, ज़माने को कोसा। बुरे दिन आते हैं तो सब एक साथ आते हैं। वेंकैया ने अपने सुंदर और हष्ट-पुष्ट बैलों को 300 रुपये में बेच दिया, जो उस इलाके में बड़ा नाम अर्जित कर चुके थे, और बड़ी आसानी से 1000 रुपये में कोई भी लेने को तैयार हो जाता। मगर वेंकैया ने रातों रात एक दूसरे गांव वाले के साथ यह दाम तय किया और दूसरे दिन बैलों को विदा कर दिया। यह बात लक्ष्मी अम्मा को भी मालूम नहीं होने दी। उस दिन राघवलू ने हरी घास का एक भारी गोढ़ल सिर पे लिए गोठ में प्रवेश किया। रोज की अपेक्षा आज वो ज़्यादा घास काट कर लाया। घास का गट्ठर गोठ के कोने में डालकर और उसे खोलकर बैलों को देने के लिए घास हाथ में लिए मवेशी खाने में गया, पर वहाँ बैल नहीं दिखाई दिए। इस वक्त बैल कहाँ गए, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इतने अच्छे बैल हैं कि पगहा खूंटे से अलग भी हो जाए, फिर भी वे गोठ का खाली मैदान छोड़कर कहीं नहीं जाते। और दूसरे किसी ने बहुत अनुनय विनय करने पर भी मालिक बैल नहीं देंगे। अगर कभी बैलों को देना भी पड़े तो साथ में उसे ज़रूर भेज देते। आखिर बैल कहाँ गए। हाथ में हरी घास लिए राघवलू खड़े खड़े सोचता रहा। शायद कोई ज़रूरी काम आ जाने से गाड़ी में जोतकर शहर गए हों मालिक। राघवलू ने मुड़कर मवेशी खाने के बाजू में देखा, गाड़ी तो वहीं मौजूद थी। फिर बैल कहाँ गए, राघवलू सोचता रहा। राघवलू के हाथ में हरी घास को देखकर गायें भैंसें उद्यम मचाने लगी, गले में रस्सियों को झटका दे रही थीं। गोठ के सभी पशु उसे देखकर रंभाने लगे, मगर राघवलू कुछ भी नहीं सुन रहा था। वह दौड़कर लक्ष्मी अम्मा के पास गया। माई जी, बैलों का क्या हुआ। रंज और गम के मारे उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया था। गोठ में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे।
नहीं है माए जी। तो जाएंगे कहाँ? शायद तेरे मालिक गाड़ी में जोत कर कहीं ले गए होंगे। गाड़ी तो यहीं है। राघवलु मुंह लटकाए पिछवाड़े के ओसरे में गया और लंबी सांस खींचकर धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गया। लक्ष्मी अम्मा भागी भागी मवेशी खाने में गई। बैल नहीं थे। बड़ा बेटा सामने से आते हुए दिखाई दिया। वह उसके पास जाकर बोली, देख बेटे, गोठ में बैल नहीं है। लाइब्रेरी के पास चौपाल में तुम्हारे पिताजी होंगे, जाकर उनसे बोल दे। बड़ा बेटा लौट कर आया। माँ, बापू लाइब्रेरी के पास नहीं है। लक्ष्मी अम्मा को कुछ नहीं सूझा। दूध दोहने के लिए बर्तन और रस्सी लिए मवेशी खाने की तरफ जा रही थी। बेटे का जवाब सुनकर वह ऐसे खड़ी हो गई। बर्तन और रस्सी चिट्टाडू के हाथ में देते हुए बोली, बेटे, इसे ले जाकर राघवलु को दे, वह दूध धोकर लाएगा। चिट्टाडू राघवलु के पास गया। वह मवेशी खाने के बाजू में गाड़ी के नीचे पुआल पर लेटा हुआ था। चिट्टाडू की बात का कोई जवाब उसने नहीं दिया। चिट्टाडू ने जाकर माँ से कह दिया कि वह चुपचाप पुआल पर पड़े पड़े किसी सोच में मग्न है। लक्ष्मी अम्मा ने बड़े लड़के से कहा कि वह दूध धोकर लाए। उसने कहा, मुझे दोहना नहीं आता। औरत और माँ होकर वह कैसे दूध दोहे? दूसरी तरफ बछड़ा देर से गला फाड़ फाड़ कर रंभा रहा था। लक्ष्मी अम्मा ने जाकर बछड़े को खूंटे से छोड़ दिया। लक्ष्मी अम्मा का मन किसी आशंका से घबराने लगा। उसका रोम रोम कलपने लगा। उसके पति अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ गए होंगे? कुछ क्षणों के लिए वह सोचती खड़ी रही। फिर वह राघवलु के पास जाकर बोली, मालिक के आने के बाद पूछ लेंगे बैल कहाँ गए। उठ, खाना खा ले। उसने कहा, माए जी, मुझे भूख नहीं। भूख कैसे नहीं होगी? उठ। लक्ष्मी अम्मा ने बहुत मनाया, पर राघवलु खाने को तैयार नहीं हुआ। लक्ष्मी अम्मा बड़े लड़के को खाना परोसकर चिट्टाडू के बिस्तर के कपड़े लाने अंदर वाले कमरे में गई। वह अवाक रह गई। उसके पति अंदर खाट पर लेटे थे और कराह रहे थे। लक्ष्मी अम्मा बहुत घबरा गई। कैसी तबीयत है? उसने पति के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, शरीर तो बहुत गर्म है, बहुत तेज़ बुखार है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, पति ने कहा। कह नहीं कैसे? बदन तो तवे की तरह जल रहा है और आप कहते हैं कुछ नहीं। उधर मवेशी खाने में बैल भी नहीं दिख रहे। वेंकैया एक क्षण के लिए मौन रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, बैल मैंने बेच दिए। लक्ष्मी अम्मा को यह सुनकर बड़ा आघात सा लगा। वह खड़ी की खड़ी रह गई। उसके मुंह से कोई बात ना निकल सकी। एक क्षण के लिए वह बुद्ध बनकर खड़ी रही। उसके बाद वह दरवाजे के पास खड़ी हुई, लालटेन लेकर मवेशी खाने की तरफ चल पड़ी। राघवलु पहले की तरह गाड़ी के नीचे पुआल पर पड़े पड़े न जाने आसमान की तरफ देखते हुए क्या सोच रहा था। लक्ष्मी अम्मा जाकर उसके नज़दीक एक पत्थर पर बैठ गई। राघवाय, तू क्या सोच रहा है? लक्ष्मी अम्मा ने रुंधे हुए कंठ से पूछा, मगर वह कुछ नहीं बोला। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है। मैं जानती हूँ इस घर से तुझे कितना लगाव है। ये जानकर तुझे रंज होगा राघवाय कि तेरे मालिक ने बैल बेच दिए। लाचारी थी। राघवलु एकदम चौंक कर उठा और उठ बैठा। क्या कहा माए? बैल बेच दिए? बड़ी उत्कंठा से उसने पूछा और फिर ज़ोर से रो पड़ा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। लक्ष्मी अम्मा ने संक्षेप में घर की सारी हालत बता दी। राघवलु ने सिसकियाँ लेते हुए सब कुछ सुना। सब अपना अपना भाग्य है। भगवान की करनी को कोई नहीं टाल सकता। हम तुम क्या कर सकते हैं? चल थोड़ा खाना खा ले, लक्ष्मी अम्मा ने उठते हुए कहा। राघवलु का मुंह आंसुओं से भीग गया था। यह सब मेरी बदनसीबी है। जो होना था सो हो गया। हाँ चल थोड़ा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माए जी, माफ़ कीजिए। लक्ष्मी अम्मा ने उसे बहुत समझाया बुझाया, मगर वह खाने के लिए नहीं आया। लक्ष्मी अम्मा को भी उस दिन खाने की इच्छा नहीं हुई। लालटेन की रोशनी को मध्यम करके उसने दरवाजे के पास रखा और अपनी खाट पर लेट गई। राघवलु को देर रात तक नींद नहीं आई। उसकी पिछली सारी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। उसके मन में विचारों की एक श्रृंखला जुड़ने लगी। इतने वर्षों तक वह यहाँ क्यों रहता आया?
सवेरे से शाम तक वह अपने शरीर को क्यों खपाता रहा? उसका अपना क्या है? एक खुद ज़मीन भी उसकी नहीं, एक फूल पत्ती भी तो उसकी नहीं। फिर क्यों उसने समझा कि सारे खेत, बाग बगीचे, कुएं, गायें, भैंस, बैल और उस घर की सारी संपदा उसकी अपनी है और उसका अधिष्ठाता वह स्वयं है। चैत बैसाख में मालिक का घर अनाज से भर जाता तो वह फूले अंग क्यों नहीं समाता था? आज वे खेत कहाँ गए? आज वे बैल कहाँ गए? इतने सालों जिसे वह अपना समझता आया, आज वे सब किसी दूसरे के अधीन हो गया। मैं इस घर को क्यों अपने प्राणों से अधिक चाहता रहा? पेट के लिए नहीं। उसने जो कुछ भी किया था अपने मालिक की भलाई के लिए किया था। क्या आज मालिक सुखी हैं? आज वे खेत के मालिक नहीं हैं जिन्हें वे मुंह अंधेरे जाकर दिया जले तक जोतता था, जिनसे उसने बीज बोए थे, बैसाख जेठ में अपने पसीनों की बूंदों से सींचकर बड़ा किया था। आज कुछ भी मालिक के पास नहीं। उसका सारा सुख छिन गया, उसकी सारी तृप्ति छीन ली गई। न जाने कहाँ से दुर्भाग्य आया कि मालिक की संगत कर ली, जिसके कारण आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। राघवलू ने भी इस स्थिति को अपने कर्मों का भोग माना। आज उसके सारे बंधन तोड़ दिए गए जिनके साथ वह पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ था। वह यह नहीं जान सका कि उसके सारे बंधन कैसे तोड़ दिए गए थे। अब क्या किया जाए? इस घर में अब उसका रहा ही क्या है? रात भर वह विचारों में डूबता उतरता रहा। पाँव फटी राघवलू उठकर खड़ा हो गया। नित्य कर्मों से निवृत्त हो कुएं के पास जाकर नहाया धोया, धुले कपड़े पहन लिए, पुराने कपड़ों को एक गठरी में बांध लिया। फिर उस गठरी को एक लकड़ी पर लटकाए सीधे रसोई घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। राघवलू को देखकर लक्ष्मम्मा बाहर आ गई। उनके साथ मालिक भी थे। छोटे मालिक और चिट्टाडू भी बाहर नीचे चले आए। राघवलू को देखकर सब के सब भौचक्के के रह गए। माए जी, मैं जा रहा हूँ। धरती पर अपनी निगाहें जमाए राघवलू ने कहा। ये क्या? कहाँ जा रहा है? लक्ष्मम्मा ने आश्चर्य से पूछा। बस जा रहा हूँ मालकिन। आखिर कहाँ? जहाँ अपने पाँव ले जाएं। अपने बाप के पास जा रहा होगा, वेंकैया ने कहा। जी नहीं। इस उत्तर ने सबको और भी आश्चर्य में डाल दिया। ऐसे कैसे जाएगा? तूने रात को भी नहीं खाया। तुझे जाने से मैं नहीं रोक सकती, मगर तू खाना खा के जाना, लक्ष्मम्मा ने अनुनय के स्वर में कहा। इतने में बछड़ा दौड़ता हुआ आया और राघवलू की धोती का पल्ला पकड़कर खींचने लगा। माफ़ कीजिए मालकिन, मुझे जाने दीजिए। नहीं रे, थोड़ा ही सही, खा के चले जाना। लक्ष्मम्मा ने राघवलू के पास जाकर उसकी ठुड्डी छूते हुए कहा। माफ़ करना मालकिन, मुझे आज्ञा दीजिए। राघवलू ने सबको एक बार नमस्कार किया और आंसू भरी आंखों से वहाँ से विदा हो गया। चिट्टाडू जोर से रोने लगा। पिछले कई सालों से खेत से आते समय कभी मटर, कभी चने का होला, कुछ ना कुछ इसी चिट्टाडू के लिए वह लाया करता था। बछड़ा अम्बा करके अकुलाने लगा। मवेशी खाने के खूंटे से बंधे सारे पशु जोर जोर से रंभाने लगे, जिनको उसने प्राणों से अधिक माना था। कोई उसे नहीं रोक सके। राघवलू कदम बढ़ाता हुआ आंगन पार करके चला गया। उस घर से 15 साल के अपने सारे बंधन तोड़कर राघवलू ने प्रस्थान किया। हमेशा के लिए वह वहाँ से चला गया। तो ये था राघवलू का प्रस्थान। इस तेलुगु कहानी का हिंदी अनुवाद किया था दंडमूडी महीधर जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।